हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज हम संडे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस की, कुछ वोकेबलरी की। तो पहले तो देखिए, वर्ड्स दे रखे हैं आपको जो हमने पिछले वीक में डिस्कस किए हुए हैं। चैंपियन शब्द, मैं एक बार हट जाता हूँ स्क्रीन से ताकि आप खुद भी एक बार रिकॉल कर पाएं, तो बहुत बेहतर, क्योंकि ये टेस्ट तो आपका ही है। एक बार आप इसको देखिए, कितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं और कितने सिनोनिम्स आपको याद आ रहे हैं। ठीक है, बाद में बताता हूँ। देखो, पहला शब्द है आपका, वो क्या है? ये दे रखा है आपको चैंपियन, जिसकी वर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो ये एक वर्ब है। और इसका मतलब होता है चैंपियन का सपोर्ट, या इसे हम कहेंगे एडवोकेट, या इसे हम कहेंगे एंडोर्स। मतलब समर्थन करना, सहारा देना, ये सब इसके मतलब हैं। सपोर्ट, एडवोकेट, एंडोर्स। ठीक है, सपोर्ट करना, समर्थन देना, सहारा देना। फेस्टरिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स में एक बताया हुआ है मैंने, ब्रूइंग, और एक बताया हुआ है स्माउल्डरिंग। मतलब धधकता हुआ, सुलगता हुआ, जो काफी समय से, मतलब एक आग सुलगती रहती है किसी चीज के घटित होने से पहले का जो प्रोसेस है, वो है फेस्टरिंग। कंटेंशियस ये एडजेक्टिव है, और इसको तो आप वैसे भी पहचान सकते थे। ओ यू एस एंडिंग वर्ड्स जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, हर बार नहीं होता, लेकिन जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। कंटेंशियस का सिनोनिम है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल, आप इसको डिबेटेबल भी कह सकते हैं, आप इसे कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विवादास्पद, कंटेंशियस। सस्टेन्ड का वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है, इसके बाद में एक नाउन लगती है। तो सस्टेन्ड का मतलब होता है ऑनगोइंग, या हम इसे कहेंगे कंटिन्यूअस। हिंदी में इसको कह सकते हैं आप लगातार। ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस, लगातार को क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड। ठीक है, एक वर्ड है आपका, चाहे इसको कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, कांस्टेंट। एक वर्ड है डिवेस्टेट, ये वर्ब है। इस डिवेस्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, या इसे हम कहेंगे रेविज। ठीक है, डिस्ट्रॉय या रेविज, नष्ट करना जिसको बोल सकते हैं आप। एक है कनंड्रम। कनंड्रम नाउन है, इसका मतलब है रिडल, पजल, या इसे हम कहेंगे डायलेमा। इसको डायलेमा या डिलेमा दोनों ही प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। एक वर्ड होता है इसका कॉन्ड्री, तो ये होता है दुविधा या पहेली, है ना, ये सब कनंड्रम। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है। रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, या आप इसे कहेंगे स्टर्डी। मतलब मजबूत को बोलते हैं रोबस्ट, हष्ट-पुष्ट। पीटर आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है डिमिनिश, धीरे धीरे कम होना, ग्रेजुअली डिमिनिश होना, ड्विंडल होना भी कह सकते हैं, या आप इसे कहेंगे टैपर ऑफ। क्या कहेंगे? टैपर ऑफ, धीरे धीरे कम होना, पीटर आउट। राइट, आगे देखिएगा। कॉन्स्टरनेशन, जिन वर्ड्स के इनमें TION आता है वो नाउन होते हैं। इसका मतलब है डिसमे, या इसे हम कहेंगे एंजाइटी, या इसे हम कहेंगे वरी, चिंता। ठीक है, एप्रिहेंशन भी कह सकते हैं। एलोकेशन भी नाउन है, आवंटन को बोलते हैं, तो अलॉटमेंट, या इसे आप कहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मुझे याद आ रहे हैं देखते ही, वैसे आपको भी याद आ रहे हैं, तो तैयारी बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, ये संडे टेस्ट इसलिए रखा है मैंने ताकि पूरे वीक का रिवीजन हो सके। जो कुछ भी आप मेरे साथ पढ़ते हैं, वो कितनी चीजें आप रिटेन कर सकते हैं ना, वही आपकी जीत है। आगे चलेंगे, यहां से टेस्ट आपका स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक तो क्वेश्चंस को सही से पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लो। चाहे कीवर्ड्स ही पढ़ लेने हो, लेकिन समझ में तो एग्जैक्टली आना चाहिए ना कि क्या पूछा गया है। क्योंकि कई बार आनन फानन में देखा गया है कि एग्जाम में आप सिनोनिम पूछते हैं, एंटोनिम लगा के आ जाते हो, एंटोनिम पूछते हैं, सिनोनिम लगा के आ जाते हो, पूछा कुछ होता है, आंसर कुछ और। हालांकि हमें पता होता है आंसर ठीक है, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसरप्शन? तो डिसरप्शन का सिनोनिम क्या है? क्लोजेस्ट पूछा है ना, क्लोजेस्ट का मतलब सिनोनिम है।
तो क्लोजेस्ट का सिनोनिम क्या है? तो क्लोजेस्ट सबसे नजदीक, मतलब डिसरप्शन का सिनोनिम, डिसरप्शन का डिस्टरबेंस होता है, व्यवधान को बोलते हैं। ठीक है, तो व्यवधान के लिए डिस्टरबेंस ये दे रखा है आपको। एक्सपेंशन एक्सपेंड करने का प्रोसेस है, विस्तार देने की प्रक्रिया है तो विस्तार है, अग्रीमेंट सहमति है, कंटिन्यूटी नियमितता है। नंबर 2 आपसे पूछा, अ कस्टोडियन इज समवन, सो हु इज अ कस्टोडियन? ये वन वर्ड में आपसे पूछ लिया। मान लीजिए कस्टोडियन जो होता है वो संरक्षक होता है। इसके लिए हम एक वर्ड लेते हैं प्रोटेक्टर, एक वर्ड लेते हैं गार्डियन। ठीक है, गार्डियन या प्रोटेक्टर, संरक्षक जिसको बोलते हैं। तो कस्टोडियन कौन है? जो प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है प्रॉपर्टी को, नए लॉज बनाता है वो नहीं है, ट्रेड में एंगेज होता है वो नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखता है वो नहीं है। तो प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन्स प्रॉपर्टी, जो प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है प्रॉपर्टी को, उसको हम बोलते हैं क्या? कस्टोडियन। इन academic writing, the phrase to underline a point means, academic writing में एक फ्रेज है अंडरलाइन अ पॉइंट, पॉइंट को अंडरलाइन करो। तो एक्चुअल में अंडरलाइन वर्ड हमने देखा है बहुत बार। अंडरलाइन वर्ड के सिनोनिम्स क्या होते हैं? अंडरलाइन का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, मतलब किसी चीज को अगर आपने अंडरलाइन किया तो सीधी सी बात है उस पे आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, उस पर आप जोर दे रहे हो। ठीक है, तो हाईलाइट भी कह सकते हैं और एम्फेसाइज भी कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 3 क्वेश्चंस हो गए। एक बार खुद भी वीडियो पॉज करके आप आंसर्स लगा लें तसल्ली से, फिर मेरे आंसर्स देख लें, एक्सप्लेनेशन देख लें, और फिर मैच करके जो भी आपका स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं कौन सा सेगमेंट आपका कमजोर रह गया है, उस पर ज्यादा प्रयास आपको करना है। देखिए देखिए, फोर्थ पूछा है, विच सेंटेंस यूजेस एक्सपेडाइट करेक्टली? एक्सपेडाइट का सही इस्तेमाल कहाँ हुआ है? एक्सपेडाइट होता क्या है ये पता होगा तभी तो कर पाओगे इसका आंसर। ये देखो, अलग अलग एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैंने यहाँ पे चीजें रखी हैं। हो सकता है किसी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए, सीधा नहीं पूछा एक्सपेडाइट का मतलब क्या है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सिलरेट। इस तरह के प्रश्न आप तब कर पाओगे सही से जब आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि वर्ड का मीनिंग क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाना है। तो एक्सिलरेट करना होता है, गति तेज करना होता है। ठीक है, गति तेज करना, स्पीड अप करना होता है। तो किसी प्रोसेस की जो गति है उसको तेज करने को हम बोलते हैं एक्सपेडाइट। द टीचर ट्राइड टू एक्सपेडाइट द डिस्कशन। क्या डिस्कशन को एक्सपेडाइट कर सकते हो? चर्चा को थोड़ी ना, चर्चा तो गहन चर्चा हो सकती है, चर्चा को आप गति थोड़ी तेज कर सकते हो। तो ये आपका ये आंसर नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू एक्सपेडाइट द रिलीफ प्रोसेस। ये प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ही डिसाइडेड टू एक्सपेडाइट हिज हॉलीडे। हॉलीडे को तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, गति थोड़ी तेज कर सकते हो। तो डिले एक्सपेडाइटेड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जो डिले हुई उसने प्रोजेक्ट कंप्लीशन को एक्सपेडाइट कर दिया, मतलब उसने और आगे प्रोजेक्ट खिसका दिया और देरी कर दी, डिले कर दिया। तो एक्सपेडाइट तो उल्टा हो गया, फिर तो डिले थोड़ी ना होगा। तो आपका आंसर है वो बी आएगा यहां पर भी। और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ रीअलाइनमेंट। व्हाट डज रीअलाइनमेंट मीन? रीअलाइनमेंट होता है भाई रीस्ट्रक्चर। फिर से आप किसी चीज को स्ट्रक्चर करें, फिर से ऑर्गेनाइज करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीअलाइनमेंट। तो रीऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर आएगा। डिसऑर्डर अव्यवस्था होती है, कैओस होता है। डिसऑर्डर का एक सिनोनिम है कैओस। नेग्लेक्ट का उपेक्षा करना है, इग्नोर करना है, ओवरलुक करना है। डिसरप्शन का डिस्टरबेंस हमने देखा ही था, तो आपका आंसर है रीऑर्गेनाइजेशन। रीअलाइनमेंट का ये मतलब है पुनः व्यवस्था करने की प्रोसेस। फिर आपके एरर वाला सेगमेंट, एक बार फिर से वही चीजें, आप एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से इन चीजों को सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। देखो भाई, ईच ऑफ द मिनिस्टर्स, ईच जो है ना, ईच और एवरी अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिख जाए तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कई बार डिक्शनरीज में एग्जाम्पल्स देखते हो, थोड़ा सा आपको भी दिमाग में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि ईच और एवरी में डिक्शनरीज में जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ होता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद रखना है तो देखिए क्या याद रखोगे। ईच एवरी में हमेशा ही चाहे नाउन हो सिंगुलर आएगी, चाहे प्रनाउन हो सिंगुलर आएगा, चाहे वर्ब हो सिंगुलर आएगी। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, सब कुछ सिंगुलर। जिसका सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, जिसको इस आधार पर तुम बांट सकते हो एक वचन की बहुवचन, वो सब एक वचन होगा अगर ईच या एवरी में से कुछ भी सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट का ही तो प्रभाव पड़ता है। तो यहां सब सब्जेक्ट ही है ये।
सब कुछ सिंगुलर चलना है तो हैव के स्थान पे हैज करो और देयर के स्थान पे हिज करो। देयर भी दे का पजेसिव है तो प्लूरल है। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि जो भी मिनिस्टर्स है ना, उनमें से हर एक मिनिस्टर ने अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया है किसके लिए? नए विधेयक के लिए, नए बिल के लिए। ये आपका आंसर है। नंबर 7 कह रहा है द एडिटोरियल्स इन टूडेज न्यूज़पेपर एम्फेसाइज ऑन द नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। इसका ट्रांसलेशन ये है कि आज के अखबार में जो संपादकीय आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, वो जोर देते हैं किस पर? जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हैं। याद रखना है आपको कि एम्फेसाइज जो शब्द है ये क्रिया है, और क्रिया है तो इसका एक प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब है। ये मैं बहुत बार आपको अखबार में रीडिंग के दौरान बताता रहता हूं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया और स्किप कर दिया हो और आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर हो, समझो सकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं, उसमें सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये एक क्रिया, ऐसी क्रिया का प्रकार है जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि एम्फेसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका ऑब्जेक्ट देखिए द नीड है, ठीक है। अच्छा, फिर ये ऑन प्रेपोजिशन है, तो हमने काफी बार डिस्कशन किया है कि प्रेपोजिशन पे मतलब ऑब्जेक्ट लेता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नीड है तो ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है? फिर आप कहोगे जुडिशियल रिफॉर्म, तो मैं फिर पूछूंगा आपसे कि फोर का ऑब्जेक्ट क्या है? तो फोर का ऑब्जेक्ट जुडिशियल रिफॉर्म्स है। ओन का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ओन की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा दिमाग में बिठा ले इस बात को, या नोट डाउन कर लो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, जो सकर्मक क्रिया होती हैं, उनके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट मतलब कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं प्रेपोजिशन का। ठीक है, ऐसा दिमाग में बैठा लो। अब काफी लोग ये जानना चाहते होंगे या फिर कमेंट्स करते हैं आप कि ट्रांजिटिव वर्ब का पता कैसे लगेगा? तो ये बेटा प्रैक्टिस से आएगा आपको। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई मैं ऐसे बता दूं कि ये चमकती हुई क्रिया है, ये ट्रांजिटिव है, और ये नहीं चमक रही है तो इंट्रांजिटिव है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। बहुत आप चीजों को, टेक्स्ट को पढ़ोगे, इंग्लिश के अखबार पढ़ोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे एम्फेसाइज, आपने एक फितरत जान ली इसकी, बस फितरत ही तो पहचाननी है वर्ड्स की। तो इसकी फितरत में क्या है? ये अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेता। दूसरी तरफ एक वर्ड होता है एम्फेसिस। ये जो है ना, ये नाउन है एम्फेसिस, इसके बाद ओन लगता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एम्फेसाइज में ओन नहीं आता और एम्फेसिस जो है उसमें ओन लगता है। नंबर 8 कह रहा है द वर्कर्स आर एंग्री अपॉन द न्यू वेज पॉलिसी। जो वर्कर्स हैं वो गुस्से में हैं। किससे? वो गुस्सा किस पर है? नई जो वेज पॉलिसी आई है, उनके जो पारिश्रमिक संबंधी एक नीति आई है, उसको लेकर वर्कर्स में गुस्सा है। अच्छा, वर्कर्स क्रोधित हैं, तो एंग्री जब किसी व्यक्ति से आप होते हो तो हमें लगाना होता है विद, और एंग्री अगर आप किसी चीज पर होते हो तो आपको लगाना होता है एट। ये ध्यान रखें। एंग्री किस से हैं आप? किसी व्यक्ति से हैं तो विद समबडी, किस बात पर हैं तो एट समथिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो एंग्री अपोन नहीं आएगा, एंग्री एट आएगा। एंग्री अपोन नहीं आएगा, क्या आएगा? एंग्री एट आएगा। बात क्लियर है? नंबर 9 कह रहा है वी शैल डिस्कस अबाउट द न्यू रिफॉर्म्स इन डिटेल। हम नए रिफॉर्म्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। रिफॉर्म्स मतलब सुधार होता है ना। डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, डिस्कस के बाद भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, तो ये भी ध्यान रखें। 3 सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रेपोजिशन से थे। एंग्री किसी व्यक्ति से हो तो विद, किसी बात पर हो तो एट, याद रखना है। एम्फेसाइज ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं लेता। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं लेता। द मीटिंग इज पोस्टपोनिंग ड्यू टू द स्ट्राइक। मीटिंग पोस्टपोन हो रही है ड्यू टू स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक के कारण। तो ऐसा नहीं हो सकता है। पोस्टपोन करने वाला कौन है? याद रखिएगा, जब भी किसी मैन वर्ब को आप देखें तो उससे क्वेश्चन पूछें कि इस काम को आखिर किया किसने। अगर आपको आंसर मिल जाए इससे पहले कि हाँ भाई करने वाला ये रहा, तब तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और अगर काम करने वाला इससे पहले नहीं मिलता है तो सेंटेंस की फितरत होती है पैसिव की। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं, बियॉन्ड बुक्स बता रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में मैन वर्ब से पहले काम करने वाला है तब तो एक्टिव है, काम करने वाला नहीं है तो पैसिव है। क्या पोस्टपोन करने वाला कोई है? नहीं है। मीटिंग तो खुद पोस्टपोन हो रही है ना, मीटिंग को पोस्टपोन करने वाला कोई नहीं है, तो ये पैसिव है। अच्छा, पैसिव जब सेंटेंस होता है तो याद रखें कि पैसिव में तो हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। यहां कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? पोस्टपोन्ड हो जाएगा। अच्छा, यहां पोस्टपोन्ड भी ठीक है, यहां हैज बीन पोस्टपोन्ड कर दोगे कि ऐसा किया जा चुका है तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों ही चीजें सही हो जाएंगी, कोई खास बात नहीं है। अगले क्वेश्चंस हैं वो ट्रांसलेशन के हैं, और इसका प्रयास आप एक बार खुद से करिए, उसके बाद में लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल दीज सेंटेंसेज।
देखो, हमें यह स्वीकार करना होगा कि, अप्रोच देखना कैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसा तरीका होता नहीं है किसी भी लैंग्वेज में कि एक फॉर्मूला बना के दे दिया जाए और आप उसको रट लें और काम चल जाए। मैथमेटिक्स नहीं है ये। यहाँ पे आप सीखेंगे देखकर, है ना। लर्निंग बाय सीइंग यहाँ पे होना चाहिए। जो मैं सिखा रहा हूँ, जैसा मैं यहाँ पे जिस तरीके से डील कर रहा हूँ इन सेंटेंसेस को, बस उस पैटर्न को समझें। पैटर्न समझ में आपको आएगा तो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। बाकी बेसिक्स थोड़े से ठीक होने चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मैंने सबसे पहली चीज देखी कि यहाँ पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन आ गया तो आप है ना, पहले इस वाले पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। उसके बाद आगे वाले बात पे चर्चा करेंगे। करना होगा मतलब ये एक मजबूरी है आपकी, ये एक बाध्यता है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। तो ऐसे कंडीशन में आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात, करना होगा मतलब करना पड़ेगा, तो विल हैव टू या शैल हैव टू भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो दोनों में से कोई सा भी हमें यह स्वीकार करना होगा। चाहे तो आप कर दो वी मस्ट, स्वीकार करने को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। चूंकि मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी। एक्सेप्ट यह के लिए इट आ जाएगा, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। एक तरीका तो भाई ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मस्ट के स्थान पे ऐसे कर दो, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट इट दैट, राइट। अब दैट लगाने के बाद में आप सेंटेंस पढ़ो, आर्थिक सुधारों का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर समान रूप से नहीं पड़ा है। सबसे पहले सेंटेंस में टेंस पहचानो। तो पड़ा है, आ के बाद में है दे रखा है, आ ई ए के बाद अगर है दे रखा है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये बातें मैंने ट्रांसलेशन वाले बैच में बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं। ठीक है, आ ई ए की मात्रा हो और है लास्ट में हो तो सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। एक बात, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और यहां पे समझो, सेंटेंस में अभी हमने बताया, बात की थी कि सेंटेंस में क्रिया का डूअर पहले हो तो एक्टिव है, डूअर पहले नहीं हो तो पैसिव है। तो यहां बताओ, प्रभाव डालने वाला कोई व्यक्ति है क्या, नहीं है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। और अगर पैसिव का है और हमने ये निकाल लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है हैज बीन हैव बीन से। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन आएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, पैसिव वॉइस में वैसे वो ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट ही बनेगा। तो ये सेंटेंस है आर्थिक सुधारों का प्रभाव, प्रभाव यहां पे सब्जेक्ट बनेगा। द इम्पैक्ट, दैट द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किसका, इफेक्ट भी लिख सकते थे। मैंने दै क्यों लगाया, क्योंकि इम्पैक्ट किसका है वो दे रखा है, इम्पैक्ट ऑफ। आर्थिक सुधारों को बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। अब ये पैसिव चूंकि है तो मैं लगाऊंगा हैज, क्योंकि यहां पे देखो इम्पैक्ट दे रखा है एक वचन, तो हैज बीन, लेकिन नहीं रहा है तो हैज नॉट बीन। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज नॉट बीन, समान रूप से नहीं पड़ा है समाज के हर वर्ग पर। इसका मतलब समाज के हर वर्ग ने समान रूप से इसको महसूस नहीं किया है। कुछ चीजें आपको जो हिडन है वो निकालनी पड़ेगी। तो हैज नॉट बीन फेल्ट, उसको महसूस नहीं किया गया है। ठीक है, हैज नॉट बीन फेल्ट इक्वली, समान रूप से। और किस में, समाज के हर वर्ग पर, इक्वली, अक्रॉस, ये हो गया सभी, अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस, ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के हर वर्ग। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने फेल्ट कहां से लिया, क्योंकि महसूस करना, प्रभाव तो महसूस ही किया होगा, और तो कुछ इसमें पड़ा है, इसके लिए तो क्या लगाओगे, फॉल वाली क्रिया तो लगा नहीं सकते आप। ठीक है, या फिर क्या करते, आप आर्थिक सुधारों का प्रभाव जो है इसमें ऐसे करते फिर कि ये जो प्रभाव है आर्थिक सुधारों का, इसने प्रभावित नहीं किया है, ऐसा मान के करना पड़ता फिर आपको। लेकिन वो ठीक नहीं, क्योंकि इंपैक्ट पहले दे दिया था, इसलिए फेल्ट ठीक रहेगा। नंबर 12 देखिए, सरकार की नीतियों के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्यों को समझना आसान नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसे बन सकता है, आसान नहीं है मतलब इट इज नॉट इजी, टू करके फिर जोड़ सकते हैं, है ना। या फिर ऐसे वाक्यों में जो क्रिया है उसको बना दो सब्जेक्ट, तो समझना क्रिया है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। अंडरस्टैंडिंग को मैंने आईएनजी लगाते ही सब्जेक्ट बना दिया। तो या तो तरीका है कि अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करो, या फिर तरीका है इट इज नॉट इजी टू से स्टार्ट करो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है। क्या नहीं है, समझना, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड। समझना किसको है, उल्टा चलते चलिए, वास्तविक उद्देश्यों को। ठीक है, वास्तविक उद्देश्य, तो क्या आ जाएगा, द रियल, उद्देश्य को हम ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। ठीक है, या पर्पसेस कह सकते हैं। और ये क्या है, छिपे, छिपे मतलब हिडन,
किसके पीछे, पीछे के लिए बिहाइंड, सरकार की नीतियां, द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये कर दो, या द गवर्नमेंट्स पॉलिसी भी कर सकते थे। ये आपका आंसर आएगा। मैंने क्या किया, आसान नहीं है इसको मैंने किया इट इज नॉट इजी से लिया, या ऐसे करते अंडरस्टैंडिंग सीधा, अंडरस्टैंडिंग द रियल ऑब्जेक्टिव्स हिडन बिहाइंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इजी, ऐसा भी किया जा सकता था। ठीक है, जैसा चाहे वैसे। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान नहीं है। क्या समझना आसान नहीं है, उद्देश्यों को, और उद्देश्य कैसे हैं, वास्तविक, तो वास्तविक इसी का एडजेक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, द रियल ऑब्जेक्टिव्स, द रियल पर्पजेज, है ना, उद्देश्य। फिर क्या, बिहाइंड, छिपे, छिपे के लिए लगाया मैंने हिडन, हिडन किसके पीछे, तो बिहाइंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके परिणामों से होना चाहिए, न कि केवल उसके इरादों से। खुद भी कोशिश करके देख लो एक बार, किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके इराद परिणामों से होना चाहिए। मतलब कोई भी नीति का मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन करने वाला कोई दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा, तो पैसिव वॉइस मान लो इसको। चाहिए के लिए शुड लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो। तो कोई भी नीति, तो अ पॉलिसी या एनी पॉलिसी, ठीक है। शुड बी, चाहिए, पैसिव बना रहा हूं, मॉडल का पैसिव बी लगा के बना दिया। और मूल्यांकन को बोलते हैं इवेल्युएट, तो बन जाएगा इवेल्युएटेड। अ पॉलिसी शुड बी इवेल्युएटेड, उसके परिणामों से, थ्रू, थ्रू मतलब इसके परिणामों से, मतलब इस माध्यम से, थ्रू इट्स, अब ये मैंने पॉलिसीज के लगा दिया, उसके परिणामों को बोलते हैं रिजल्ट्स। फिर न की, नॉट थ्रू, उसके इरादों से, इट्स इंटेंशंस। ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है। अ पॉलिसी शुड बी इवेल्युएटेड थ्रू इट्स रिजल्ट्स, नॉट थ्रू इट्स इंटेंशंस, ऐसा बनाना है। समझ में आ गई बात। अच्छा, नॉट केवल भी दे रखा है तो नॉट ओनली थ्रू कर दो, नॉट मेयरली थ्रू कर दो, ये आंसर आ जाएगा। नंबर 14 में आइए। भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध इतिहास, संस्कृति और साझा चुनौतियों से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो देखो क्या है इसमें, सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रिलेशंस, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध। तो संबंध किसके हैं, इंडियाज रिलेशंस, या द रिलेशंस, और रिलेशंस किसके, ऑफ इंडिया एंड उसके पड़ोसी देश, इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है। अब ये क्या है, जुड़े हुए हैं, आर डीपली, गहराई से दे रखा है ना, जुड़े हुए हैं। देखो पहले सब्जेक्ट निकाला मैंने, सब्जेक्ट क्या है, रिलेशंस, द रिलेशंस, द क्यों लगा रहा हूं, रिलेशंस किसके हैं, दे रखे हैं, ओ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जुड़े हुए हैं के लिए आर, गहराई से जुड़े हुए, डीपली, ये लगाया मैंने गहराई से, गहराई से यहां पे एडवर्ब है। अब जुड़े हुए के लिए कनेक्टेड लगा दो, इंटरट्वाइंड लगा दो। ठीक है, इंटरट्वाइंड, जुड़े हुए, विद, किससे जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, संस्कृति, कल्चर, एंड साझा, साझा को बोलते हैं शेयर्ड, और चुनौतियों को बोलते हैं चैलेंजेस। ये आपका आंसर आएगा, एंड शेयर्ड चैलेंजेस। बात क्लियर। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी तब तक समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी, कंडीशनल सेंटेंस है। और जब तक की न के लिए अंटिल लगाते हैं, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस लगा दो, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ क्लोज में गा गी आता है ना। तो अंटिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी, अंटिल द रूरल इकोनॉमी, अंटिल द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब चूंकि नेगेटिव तो ये ऑलरेडी है ही अंटिल, तो नोट मत लगाना, अब सीधा फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या कर दोगे, इज स्ट्रेंथेंड, ये मैंने, और तो कोई फर्स्ट फॉर्म लगा नहीं सकते इसमें आप, इज स्ट्रेंथेंड, STRENGTHEN, ठीक है, कॉमा, तब तक के लिए कुछ नहीं लगेगा। अंटिल, जब तक की न द रूरल इकोनॉमी इज स्ट्रेंथेंड, मैंने फर्स्ट फॉर्म का ही पैसिव बना दिया इसको, क्योंकि यहां फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि सशक्त करने वाला कोई नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव इज एमआर से बनता है। तब तक समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी, तो क्या रहेगा अधूरा,
कल्पना, कल्पना यहाँ पे सब्जेक्ट है सेकंड क्लोज का। कल्पना के लिए क्या लिखोगे आप? विजन। ठीक है। और समग्र विकास तो क्या? द विजन ऑफ हॉलिस्टिक, ये हो गया समग्र। विकास को बोलेंगे डेवलपमेंट। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? एक तरफ तो आता है इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस और ईएस, और दूसरे साइड जाता है विल शैल कैन में। ठीक है ना, ये सब जाता है। उसके बाद बेस फॉर्म लगा देते हैं मॉडल के साथ। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट विल रहेगी, रिमेन मतलब जैसा है वैसा रहेगी, और अधूरी मतलब इनकम्प्लीट। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अनुसार। बात क्लियर है? तो ये था साहब आज के टेस्ट में। तो आपके कितने स्कोर रहा ये बताना जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर। और कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। एक नए वीक की शुरुआत हम करेंगे, फिर से एडिटोरियल को आगे बढ़ाएंगे। 136 नंबर सेशन ये था। कल सेशन नंबर 137। लगातार सेशंस मिल रहे हैं, संडे का भी ऑफ नहीं है, कोई जयंती कोई फेस्टिवल का ऑफ नहीं है, लगातार आपको सेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।